बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड एंगल। तो हम देखते हैं कि हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या होता है। अगर हमारे पास डिफरेंट एटम्स जो है, आपको पता है कि वो ज्वाइन करते हैं थ्रू बॉन्ड, तो हम देखते हैं कि उन जो जिस एटम के साथ वो बॉन्ड अटैच है उनका आपस में जो है वो एंगल क्या बन रहा है। तो उसमें हम किस में देखते हैं, बॉन्ड एंगल में। बॉन्ड एंगल में हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट एटम्स जो है वो बॉन्ड के साथ अटैच हैं, तो उस बॉन्ड का या उसके साथ जो एटम्स अटैच हैं उनका आपस में क्या एंगल बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, बॉन्ड एंगल। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं वो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बॉन्ड हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। हम बॉन्ड को इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास बॉन्ड एक्चुअली में क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जिनको हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास बॉन्ड्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास, अगर हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करें, तो अगर हम कार्बन की बात करें कि कार्बन अगर तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स बना रहा है, मतलब कार्बन की जो चार कार्बन की, हमें पता है ना वैलेंसी क्या है, टेट्रा वेलेंट कार्बन जो है वो चार बॉन्ड बनाता है। तो अगर कार्बन ने वो चारों बॉन्ड बनाया और वो सिंगल बॉन्ड है, तो हम कहते हैं कार्बन जो है वो सैचुरेटेड है। तो अगर कार्बन जो है वो चार बॉन्ड बनाए और चारों के चारों सिंगल हो, तो हमें पता है फिर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3। उसमें जो हमारे पास ज्योमेट्री आती है वो आती है टेट्राहेड्रल। हमारे पास जो कार्बन है वो यहाँ होता है सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन में, और वो जो चारों के चारों बांड जो बनते हैं, अगर तो वो सिंगल बांड हो तो वो, अब हमें पता है कि सिंगल बांड जो होता है वो सिग्मा बांड होता है। तो वो चारों के चारों बांड क्या होंगे, सिग्मा। सिग्मा बांड मतलब कि वो डायरेक्ट ओवरलैप से बने हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, अगर चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा हो, तो उसमें हमारे पास अगर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हो, तो हमारे पास जो बॉन्ड बनता है उसका एंगल कितना आता है, 109.5 डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे CH4 की बात करें, मीथेन की बात करते हैं, हमारे पास ये कार्बन है, इसका एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। तो इसमें जो मेरे पास बॉन्ड एंगल जो होगा वो मेरे पास कितना होगा, 109.5 डिग्री। तो इसमें जो कार्बन है वो सैचुरेटेड है, मतलब कार्बन ने जो चारों बॉन्ड बनाया है वो सैचुरेट, मतलब वो सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, और चारों के चारों बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसलिए और मेरा जो कार्बन है वो कहाँ है, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ये ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब ये हमारे पास सिर्फ हम किसके लिए बात कर रहे थे कि हमारे पास जो जब कार्बन के चार चार बॉन्ड हो, चारों के चारों क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। अब ये हमारे पास सिर्फ तब होता है जब हमारे पास सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। उसमें हमारे पास जो बॉन्ड होता है ना वो ट्रू टेट्राहेड्रल बॉन्ड होता है। उनका जो एंगल होता है वो कौन सा होता है, ट्रू टेट्राहेड्रल एंगल, वो कितना होता है, 109.5 डिग्री। अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो सिमेट्रिकली हमारे पास वो होती है कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर हम उसको रोटेट करते हैं तो उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं करती। अगर हम उसको उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अराउंड रोटेट करें तो उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती। उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल है। जैसे इसका मतलब कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अ मॉलिक्यूल, symmetrical molecule is which molecule if we change it through axis of symmetry तो its shape does not change। मतलब अगर हम इसको जो है वो रोटेट करते हैं इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अराउंड, तो उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होती, मतलब वो रिमेन्स अनचेंज रहता है, वो उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होती। जैसे हमारे पास CH4 है, ये क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर मैं इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अराउंड इसको रोटेट भी करती हूँ, अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करके इधर लिखूं, तो मेरे पास फिर भी शेप इसकी सेम टू सेम वैसे ही देगी। जैसे अगर मैं इसको रोटेट करके इधर लेके आती हूँ, उल्टा ही कर, अगर मैं इसको उल्टा करके इधर लिखूं, तो क्योंकि मेरे पास ऊपर हाइड्रोजन और नीचे चारों के मेरे पास तीनों क्या आएंगे, हाइड्रोजन। तो ये मेरे पास उनके लिए था जो सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। अनसिमेट्रिकल के लिए ये नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आती है मिथाइल क्लोराइड की। तो इसका फार्मूला क्या है, CH3Cl। अब मिथाइल क्लोराइड में जो है वो मेरे पास दो बॉन्ड होंगे, या तो कार्बन हाइड्रोजन का या फिर कार्बन Cl का। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बना के देखें तो हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर किस तरह आएगी कि हमारे पास कार्बन ने तीन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए होंगे और एक बॉन्ड Cl के साथ बनाया होगा। जैसे अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो मेरे पास ये कार्बन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे मेरा क्या बॉन्ड होगा, Cl बॉन्ड। तो अगर मैं CH3Cl की बॉन्ड करूँ तो इसकी मेरे पास स्ट्रक्चर इस तरह से आएगी। तो इसमें देखिए मेरे पास दो बॉन्ड है, या तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ या फिर कार्बन का क्लोरीन के साथ, या फिर कार्बन का हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ। तो अगर मैं कार्बन का क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ देखूं, मतलब अगर मैं ये वाला कार्बन का हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ बॉन्ड देखूं, तो मेरे पास आता है 108 डिग्री।
और अगर मैं कार्बन का हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ देखूं, मतलब अगर मैं ये वाला बॉन्ड देखूं, तो इसमें मेरे पास जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आता है 111 डिग्री। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आती है अमोनिया की। तो अमोनिया की अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं, तो मेरे पास अमोनिया की एंड्स और इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसकी शेप कौन सी होती है, ट्राइगोनल पायरामिडल। इसके और हाइड्रोजन के पास मेरे पास एक क्या आ गया, लोन पेयर। तो अमोनिया में अगर मैं देखूं, तो अमोनिया में तो मेरे पास सिर्फ तीनों का 3 क्या है, सिर्फ मेरे पास हाइड्रोजन है। तो इसमें अगर मैं नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ अगर हम बॉन्ड देखें, तो मेरे पास इसका कितना बॉन्ड आता है, 107 डिग्री। उसके बाद अगर वाटर की बात करें, तो वाटर में मेरे पास OH बॉन्ड होते हैं। तो उसमें अगर मैं देखूं, तो मेरे पास वाटर में जो आता है बॉन्ड एंगल जो मेरे पास बनता है, वो बनता है 104.5 डिग्री। अगर हम देखें, तो हमारे पास ये बॉन्ड जो है ना, वो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन में जो हमने बॉन्ड पढ़े थे sp3 sp2 sp में, ये बॉन्ड उनके साथ कॉरेस्पॉन्ड नहीं करते। जैसे हमने sp3 में पढ़ा था कि मेरा बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। sp2 में कितना बॉन्ड एंगल होता है, 120 डिग्री। और sp में हमारे पास कितना आता है, 180 डिग्री। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे पास जो बॉन्ड एंगल, तो यहाँ तो कभी कभी हमारे पास बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है या कभी कभी बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, मतलब हमारे पास डेविएशन है वो क्यों आती है। जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में जो हमने बॉन्ड एंगल्स पढ़े थे कि हमारे पास sp3 में sp2 में sp में ये बॉन्ड एंगल होता है, और हमारे पास एक्चुअली में अगर कोई भी ऐसा हमारे पास कोई मॉलिक्यूल कोई कंपाउंड आ जाए जिसमें हमारे पास वो वाले बॉन्ड नहीं बन रहे, तो हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो डेविएशन है वो हमारे पास क्यों आती है, कि बॉन्ड एंगल जो है वो क्यों डेविएट करता है। तो हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है उसमें डेविएशन क्यों आती है, या तो कभी बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है या कभी बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। उसके बाद अगर हम इसकी तरफ आए, तो देखिए जब मेरे पास एक S और 3 P थे, तो मेरे पास बॉन्ड एंगल था 109.5 डिग्री। जब मेरे पास एक S और 2 P थे, तो मेरे पास बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री। और जब मेरे पास एक S और एक P था, तो बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री। मतलब कि जितना S करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, उतना ही बॉन्ड एंगल भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। तो जब मेरे पास 3 P और सिर्फ एक S था, तो 109 था। जब एक P कम हुआ, 2 P और एक S थे, तो 120 था। और जब एक S और एक P रह गया, मतलब ये दोनों अब इक्वल है, मतलब इनका 50-50% है, तो मेरे पास बॉन्ड एंगल कितना आया, 180 डिग्री। मतलब जितना जितना मेरे पास एस करेक्टर इंक्रीज करता जा रहा है, उतना ही मेरे पास बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करता जा रहा है। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है उसमें डेविएशन जो है वो क्यों आती है, मतलब कि हमारा जो बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, उसकी अगर हमारे बॉन्ड में एंगल में डेविएशन आती है, या तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है या फिर बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है, तो उसकी हमारे पास क्या वजह है कि हमारे पास डेविएशन जो है वो किस वजह से आती है। तो उसको हम किसमें स्टडी करते हैं, वेस्पर थ्योरी में। वेस्पर थ्योरी क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और वेस्पर थ्योरी का जो जनरल प्रिंसिपल है वो हमारे पास क्या है, कि हमारे पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आपस में इस तरह अरेंज होते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि जो रिपल्शन है वो कम से कम हो। मतलब जो हमारे पास बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है विल टेंड टू ट्राई देमसेल्फ मूव अपार्ट टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन देम। कि उनको इस तरह अपने आप को ट्राई करते हैं, अपने आप को मूव अपार्ट करने की, अपने आप को जैसे से दूर ले जाते हैं कि जो उनमें बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर में जो रिपल्शन होती है वो कम से कम हो। हमारे पास सबसे फर्स्ट एग्जांपल है मीथेन CH4 की। इसमें जो कार्बन है उसके साथ जो चारों हाइड्रोजन अटैच है वो सेम ग्रुप है, मतलब चारों क्या है, हाइड्रोजन है। हमारे पास जो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, हमारे पास हर बॉन्ड में क्या है, 2-2 इलेक्ट्रॉन है। चारों बॉन्ड में हमारे पास क्या हो गए, 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब चारों बॉन्ड में जो हमारे पास 4 जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो जब रिपल्शन काज करते हैं तो उनकी रिपल्शन क्या होती है, सेम इक्वल होती है। वो क्योंकि हमारे पास जो चारों हाइड्रोजन जो चारों एटम अटैच है वो चारों क्या है, सेम है। तो ये जब म्यूचुअली हम अपनी रिपल्शन शो करते हैं, तो इन सब की रिपल्शन जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। इसीलिए हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है इन सब में वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब हमारे पास जो बॉन्ड एंगल आता है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री। अगर आप यहाँ से इस कार्बन और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल चेक करें तो वो भी क्या होगा, 109.5। इस कार्बन का अगर इस हाइड्रोजन से चेक करें तो वो भी कितना होगा, 109.5। मतलब कि हमारे पास ये कार्बन जो है इसके साथ जो एटम्स अटैच है वो चारों क्या है, सेम। तो इसलिए जो ये रिपल्शन काज करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू भी क्या आएगी,
सेम आएगी। तो इसीलिए जो हमारे पास ये 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इनके जो म्यूचुअल रिपल्शन होगी वो सारे के सारे क्या होगी, सेम। तो इसलिए हमारे पास इसमें बॉन्ड एंगल क्या आता है मीथेन में, इक्वल। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। इस मिथाइल क्लोराइड में ये मैंने इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा की है, CH3Cl। इस मिथाइल क्लोराइड में जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है उसमें हमें पता है क्लोरीन हमारा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को ये क्या करेगा, इस कार्बन से अवे लेके जाएगा। मतलब ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन से दूर लेके जाएगा और अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। मतलब जो हमारे पास क्लोरीन है वो ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को अवे फ्रॉम द कार्बन से। तो इससे क्या होगा, डिक्रीज इन रिपल्शन ऑफ अदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इससे क्या होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेगा तो बाकी जो हमारे पास 3 बॉन्ड है जो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में है उनमें रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिक्रीज इन रिपल्शन ऑफ अदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जो बाकी इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड हमारे पास बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है उनमें रिपल्शन क्या होगी, मिनिमाइज हो जाएगी। तो अब देखें, जो मेरा कार्बन और क्लोरीन है वैसे हमने पढ़ा था जहाँ sp3 हाइब्रिडेशन होती है तो हमारे पास क्या आता है इसमें एंगल 109.5 डिग्री। तो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हाँ, डिक्रीज होके कितना हो गया, 108 डिग्री। वैसे हमारे पास जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसमें अगर हम बॉन्ड एंगल पढ़े तो वो कितना होता है, 109.5 डिग्री। तो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड एंगल है वो 108, मतलब बॉन्ड एंगल में क्या आई है, डेविएशन आई है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर गया। और अगर हम बाकी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात करें तो उसमें बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज कर गया है 109.5 डिग्री से 111 डिग्री। इसका मतलब कि जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है उसमें हमारे पास जो है बॉन्ड एंगल रिड्यूस हुआ है और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें हमारे पास बॉन्ड एंगल इंक्रीज हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, मतलब जो जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया होता, जो हमारे पास नॉन पेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो ज्यादा क्लोज होते हैं सेंट्रल एटम से देन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से। मतलब हमारे पास ये जो कार्बन है, फॉर एग्जांपल अगर हम अमोनिया की बात करें NH3 की, तो उसमें मेरे पास जो N के ऊपर लोन पेयर होते हैं वो ज्यादा क्लोज होंगे नाइट्रोजन के एज कम्पेयर टू हमारे पास जो हाइड्रोजन के साथ जो 3 बॉन्ड बनाए होंगे उन इलेक्ट्रॉन पेयर से की निस्बत हमारे पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सेंट्रल एटम से ज्यादा करीब होते हैं एज कम्पेयर टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो तो आपको पता है स्ट्रेच हुए होते हैं बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। मतलब जब हमारे पास जो बॉन्ड बना होता है तो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस देखें, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं और इस हाइड्रोजन की तरफ भी। मतलब जो मेरे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो स्ट्रेच हुए होते हैं बिटवीन 2 न्यूक्लियाई रेदर देन अट्रैक्टेड बाय 1 न्यूक्लियस। लेकिन मेरे पास जो लोन पेयर होता है, जैसे मेरे पास अगर नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो तो सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर है, मतलब उसको सिर्फ एक एटम जो है नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है, बाकी न्यूक्लियस का उसके साथ कोई लिंक नहीं है। तो इसलिए जो मेरे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो ज्यादा क्लोज होते हैं एज कम्पेयर टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के, क्योंकि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो स्ट्रेच हुए होते हैं बिटवीन 2 न्यूक्लियाई और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो हमारे पास सिर्फ उसको एक ही न्यूक्लियाई जो है वो अट्रैक्ट कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिपल्शन होती है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। मतलब हमारे पास अगर हम NH3 की एग्जांपल लेके बात करें तो मेरे पास जो रिपल्शन होगी बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। मतलब जो 2 हाइड्रोजन एटम्स जो है और ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है मेरे जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड बने हुए हैं, इन बॉन्ड्स के आपस में रिपल्शन जो है वो एज कम्पेयर टू कम होगी। अगर हम इसको कंपेयर करें नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो आपस में रिपल्शन होगी इन लोन पेयर की बॉन्ड पेयर से वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। मतलब जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी आपस में रिपल्शन कम होती है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो इसकी हमारे पास एग्जांपल यही आती है कि हमारे पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो लोन पेयर है उनको जो सिर्फ एक न्यूक्लियाई ने स्ट्रेच किया हुआ है तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, ज्यादा स्प्रेड हुए होंगे। लेकिन जो मेरे पास बॉन्ड पेयर है उनको 2 न्यूक्लियाई के अंदर क्या है वो बाउंड है,
तो मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन इसकी ये जो जब इन ये इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड के अंदर है उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी स्प्रेड नहीं है जितनी मेरे पास नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा स्प्रेड है, बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड बाय ओनली वन न्यूक्लियस। लेकिन हमारे पास जो बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास वो अट्रैक्ट हुए होते हैं बाय टू न्यूक्लियाई, नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी। इसलिए मेरे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। अब उसके बाद अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में हमारे पास शेप क्या शेप आती है, ट्राइगोनल पिरामिडल। उसमें भी मेरे पास जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पुश बैक टुगेदर हो जाते हैं, डिक्रीज करते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को। जैसे मेरे पास देखिए ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के तीनों हाइड्रोजन जो है वो अगर हम इसको हम रोटेट करके देखें तो मेरे पास जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है तीनों के तीनों क्या है सारे पीछे की बैक साइड पे चले गए हैं। वो किस वजह से, इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने की वजह से कि जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो रही है वो कम से कम हो। तो इसलिए जो तीनों के तीनों हाइड्रोजन है वो आपस में इस तरह अरेंज हो जाते हैं कि वो बैक साइड पे चले जाते हैं। अगर हम इसको 3D देखें तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है वो बैक साइड पे लगे हुए हैं ताकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो कम से कम हो। तो इस तरह जो तीनों के तीनों हाइड्रोजन है वो पीछे की तरफ जाएंगे तो मेरे पास बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज। और मेरे पास बॉन्ड एंगल वैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड में कितना होता है, सिंगल बॉन्ड में 109.5 डिग्री और रिड्यूस होकर कितना रह जाता है 107 डिग्री, क्योंकि इस पे क्या आ गए हैं लोन पेयर। ड्यू टू लोन पेयर मेरे पास जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। उसके बाद अगर मैं अपनी दूसरी एग्जांपल लूं वाटर की, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, तो इसमें मेरे पास जो बॉन्ड एंगल है वो फर्दर डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर। ऑक्सीजन में दो लोन पेयर है ना, तो जितने लोन पेयर ज्यादा होंगे तो रिपल्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसी वजह से मेरा बॉन्ड एंगल फर्दर डिक्रीज कर जाएगा और कहां तक चला जाएगा 104.5 डिग्री पे। तो अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे पास अमोनिया में NH3 में हमारे पास बॉन्ड एंगल जो है 107 डिग्री होता है लेकिन वाटर में हमारे पास बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है, तो क्या वजह है कि इसमें मेरे पास बॉन्ड एंगल 107 मतलब 9 से 2 वैल्यूज कम है लेकिन इसमें हमारे पास जो है वो 5 वैल्यूज जो है वो कम है। तो उसकी एग्जांपल ये उसकी रीजन यही होगी कि ड्यू टू नंबर ऑफ लोन पेयर के नाइट्रोजन में मेरे पास एक लोन पेयर है लेकिन ऑक्सीजन में मेरे पास दो लोन पेयर है। तो ड्यू टू नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑक्सीजन में, वाटर में जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसमें दो लोन पेयर है, इस वजह से इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा रिड्यूस करके कि उसमें जो दो लोन पेयर आ गए हैं रिपल्शन और ज्यादा बढ़ गई है। इस वजह से उसमें मेरे पास जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा रिड्यूस हुआ है। एक्चुअल वैल्यू क्या थी 109.5 डिग्री, तो उससे ज्यादा रिड्यूस हुआ है। लेकिन अमोनिया में मेरे पास एक लोन पेयर था इसलिए मेरा बॉन्ड एंगल कितना आया 107 डिग्री। उसमें जो है एंगल में जो हमारे पास एंगल के जो कम हुआ है एंगल हमारा रिडक्शन आई है उसमें वो मेरे पास कम है। अगर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करें कि हमारे पास जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है उनमें एंगल में डेविएशन जो है वो कब आती है और किस तरह आती है। तो अगर हम एल्कीन की बात करें, इथाइलीन की, उसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें हमारे पास डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये जो हमारे पास ये मेरे पास जो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इनकी आपस में जो रिपल्शन होती है वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू ये मेरे पास जो अदर सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में मेरे पास बॉन्ड एंगल कितना होगा 121 डिग्री, और जो बाकी कार्बन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का जो आपस में बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा 117 डिग्री। तो मेरे पास जो रिपल्शन होती है सिग्मा और ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की और पाई बॉन्ड की, इन दोनों बॉन्ड्स के आपस में रिपल्शन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो अदर मेरे पास सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो जो मेरे पास कार्बोनाइल्स कंपाउंड होते हैं जैसे कि मेरे पास क्या है फॉर्मेल्डिहाइड। तो अगर मैं इन कंपाउंड्स की बात करूं तो मेरे पास जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसमें मेरे पास जो डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन है वो कितनी है 122 डिग्री, और अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो वो कितना आएगा 116 डिग्री। तो इस वजह से ये जो कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो है उसमें मेरे पास आया 122 के 1 वैसे इसकी हाइब्रिडेशन क्या थी, इसका हाइब्रिडेशन के थ्रू इसका जो बॉन्ड एंगल था वो कितना था sp2 में 120 डिग्री, कितना आ गया 122 डिग्री। और जो हाइड्रोजन का था वो मेरे पास कितना था 109.5 डिग्री, तो ये इससे बढ़ के कितना हो गया 116 डिग्री।